स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 16 तक पढ़ा था, जिसमें था बीजांडान्यास से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को बताना था, मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन बताना था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ चुका है। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 6 में राजन सीरीज जो चल रहा है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो और इसके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि टेलीग्राम पे जो भी यहाँ से पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और बाल विकास और शिक्षण अधिगम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का प्लेलिस्ट हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बना के सारे वीडियो को, एक सब्जेक्ट के टॉपिक के वीडियो को एक प्लेलिस्ट में और एक सब्जेक्ट के टॉपिक के वीडियो को एक प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है। और सीटेट का भी प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग जाके जिस चीज़ का प्रिपरेशन करना है फर्स्ट सेमेस्टर या सीटेट का, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, और जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 17 है, निषेचन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। तो बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाते हैं तथा इसमें से एक अंडकोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया खत्म हो जाती है। इससे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण द्वारा नर युग्मक दोनों ध्रुवी केंद्रकों या द्विगुणित केंद्रक के साथ संलयन करके एक द्विगुणित केंद्रक निर्मित करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बार बार विभाजित हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत्त बीजियों की यह प्रक्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। प्रश्न नंबर 18 है, यह 2019 में पूछा गया है। पर परागण के दो लाभ लिखिए। तो पर परागण के लाभ, तो पर परागण से बने बीज अपेक्षाकृत दंड स्वरूप तथा संख्या में अधिक होते हैं। इनसे उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। पर परागण से, पर परागण के होने पर ही कृत्रिम परागण करके नई आवरण तथा वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जाती हैं, जिस प्रकार हाइब्रिड वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पौधों में अनुकूलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पौधों में किस प्रकार अनुकूलन होता है उसका विस्तृत वर्णन करना है। तो विभिन्न प्रकार के वातावरण में, जैसे कहीं बर्फ के वातावरण ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, ठीक है। विषुवतरेखीय प्रदेश, भूमध्यरेखीय प्रदेश, तो अपने को जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। इसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। यानी कि वहाँ पे वो जीवित रहने के लिए अपने आप को समायोजित करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, उसे पौधों का अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जलोद्भिद पौधे, तो जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं। तो जलोद्भिद पौधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये पौधे जल में रहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है जलोद्भिद माने जल में उद्भिद माने जल में उत्पन्न होना। तो ये पौधे जल में रहते हैं। पत्तियां प्रायः कटी फटी होती हैं। तना कमजोर तथा स्पंजी होता है। तो पत्तियां कैसी होती हैं, कटी फटी होती हैं, जल में उगते हैं ये, और जो उनका स्टेम यानी कि तना होता है वो कमजोर होता है और स्पंज होता है, जिसे वो स्पंज होता है जो पानी को सक करता है, सोखता है
जड़ें अल्प विकसित होते हैं, यानी कि जड़ क्या होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं जो जलोद्भिद पौधे होते हैं। पौधों में पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं जिससे यह जल के प्रभाव से बचे रहते हैं। यानी कि जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनके पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं जिससे जल उन्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। जैसे हाइड्रीला क्या है, हाइड्रीला जलोद्भिद पौधे का उदाहरण है। यूट्रिकुलेरिया क्या है, ये भी जलोद्भिद पौधा है। कमल भी क्या है, जल में खिलता है। सिंघाड़ा भी क्या होता है, जल में खिलता है। जैसे आप लोग देखते हैं जलकुंभी भी क्या है, जल में ही खिलता है। तो हाइड्रीला, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी सब क्या है, जलोद्भिद पौधे होते हैं। यानी कि इनमें ये जल में होते हैं। इनकी पत्तियां कटी फटी भी होती हैं। तना आप देखते ही हैं कमज़ोर होता है और बीच में उनमें खाली स्थान होता है, वायवी टाइप होता है। और जड़ें भी इनकी बस पानी के ऊपर ही तैरती रहती हैं, तो अल्प विकसित हो गई। और इनकी पत्तियों पर श्लेष्म पाए जाते हैं जिससे पानी उनके ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता। जैसे उस पर क्या होता है, उस पर स्पर्श जो भी पानी उस पर जाता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। मरुद्भिद पौधे, तो मरुद्भिद पौधे देखते हैं। जाइरोफाइटिक, ये पौधे शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यानी कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरु मतलब मरुस्थल हो गया, तो मरुस्थल में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पौधे शुष्क वाले वातावरण में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जड़ें विकसित होती हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, विकसित होती हैं। तना मोटा गूदेदार होता है। पत्तियाँ नुकीली तथा कांटों में रूपांतरित होती हैं। तो जो मरुस्थल के पौधे होते हैं जैसे नागफनी वगैरह हो गया, वो क्या होता है, वो कांटेदार होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शुष्क वातावरण में होती हैं और इनकी जड़ें विकसित होती हैं हल्की, और उनके तना क्या होते हैं, मोटे और गूदेदार होते हैं। जिस प्रकार एलोवेरा होता है तो उसी टाइप की ये होते हैं मरुद्भिद पौधे। कैक्टस या नागफनी क्या होता है, आप लोग कैक्टस नागफनी देख लीजिएगा सर्च मार के गूगल पे। रस्कस, बबूल आदि ये सब क्या हैं, मरुद्भिद पौधे के उदाहरण हैं। तो पहला आपका हो गया जलोद्भिद। अनुकूलन के आधार पर पौधे कितने प्रकार के हो गए, पहला जलोद्भिद, दूसरा मरुद्भिद। तो जलोद्भिद में हाइड्रीला, यूट्रिकुलेरिया, कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी हो गया एग्जाम्पल। मरुद्भिद में हो गया कैक्टस, नागफनी, रस्कस, बबूल आदि। अब लवणोद्भिद देखते हैं। तो लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं, ये पौधे खनिज लवणों की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पे लवण यानी कि साल्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ये पौधे मैक्सिमम पाए जाते हैं। तना मोटा तथा सरस होता है, यानी कि मान लीजिए जो ये तना होता है, ये जो इनका ये तना होता है, ये क्या होता है, ये मोटा होता है। पत्तियां मोटी एवं चमकीली होती हैं। तो पत्तियां इनकी कैसी होती हैं, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं, चमकीली होती हैं। इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं। जैसे राइजोफोरा, एविसीजिया। तो राइजोफोरा और एविसीजिया क्या है, लवणोद्भिद पौधे हो गए। यानी कि मरुद्भिद पौधे, लवणोद्भिद पौधे और जलोद्भिद पौधे अनुकूलन के आधार पर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं हम लोग, क्या है, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताना है। तो चुंबकीय पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसा कि आपको विदित है। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि आकर्षित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। उपर्युक्त आधार पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव और निगेटिव में ही आकर्षण होगा चुंबकीय क्षेत्रों में। कभी कभी इनके विपरीत भी क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। तो ये चुंबक का अपना यूनिक प्रॉपर्टी होता है। उपर्युक्त आधार पर पदार्थों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय पदार्थों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक सबस्टांस। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। यानी कि जो प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब हो गया एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो प्रतिद्वंदी क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होता है, ये
पदार्थ जो होते हैं चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये अपने से विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं या चुंबकित होते हैं, और अपने से जो किसी चुंबक को इसके निकट लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, यानी कि उनका जो ऑक्टेट होता है, अष्टक होता है, वो पूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो शून्य होती है, म्यू इक्वल्स टू 0 होता है। यथा जल क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तांबा भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक आदि, यानी कि ये जो जल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरा, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नमक हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इनके ऑर्बिटल में, कक्षक में, वो क्या होंगे, वो सम संख्या में होंगे, यानी कि जो म्यू की वैल्यू होगी 0 होगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अपने विपरीत दिशा में क्या होंगे, चुंबकित होंगे, और किसी चुंबक को इनके पास लाया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे उसे। तो ये क्या हो गया आपका डायामैग्नेटिक सबस्टांस हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डेफिनेशन हो गया और एग्जाम्पल। दूसरा होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से, देखिए पार्शियली रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर आकर्षित होते हैं, यानी कि जब इनको अपने ही क्षेत्र में रखा जाता है तो आंशिक रूप में, और किसी चुंबक को निकट लाया जाता है तो वो आकर्षित हो जाते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन क्या है, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि सब क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, अनुचुंबकीय हैं, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है विषम होती है, 1, 3, 5, 7 होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऑर्बिटल है, मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो एस में 2 ऑर्बिटल, एस में, तो ये क्या, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे होंगे, इलेक्ट्रॉन इनमें हमेशा क्या होंगे, जैसे मान लीजिए ये जो, एक सेकेंड, ये जो मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ऐसे हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे होना चाहिए, तो ये खाली रहेगा। कहने का मतलब ये है विषम के रूप में रहेगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिससे अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इनमें अस्थायी होता है। इसे परमाणुीय चुंबक, एटॉमिक मैग्नेट कहा जाता है। अनुचुंबकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, ऑड होती है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, फेरस। लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो लौह चुंबकीय पदार्थ देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्ट्रांगली क्या होते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर अगर इस लौह चुंबकीय पदार्थ के पास कोई चुंबक लाते हैं तो तेजी से क्या होता है, ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है आकर्षित हो जाता है। जिस प्रकार चुंबक के पास आप लोहे के छीलन को लाते हैं तो वो क्या होता है, उसे आकर्षित कर लेता है। लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे,
फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। तो जो भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं उनके एटम के अंदर क्या होते हैं, जो बहुत डेंस एरिया होते हैं वहाँ पे परमाणुओं के, तो उन्हें क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो ना समझ में आए कमेंट कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है और 2 सब्जेक्टों का प्लेलिस्ट दिया है, प्लेलिस्ट फर्स्ट और प्लेलिस्ट सेकेंड में जाके आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गति के तृतीय नियम को बताइए। तो गति विषयक तृतीय नियम या क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियम, तो जो न्यूटन का मोशन थर्ड लॉ है वो क्या है, एक्शन रिएक्शन है। तो मोशन रिलेटेड थर्ड लॉ, जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहा जाता है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है, इसे ऐसे लटकाया गया है आधार पे, अगर ये इसे ऐसे यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं तो जितना फोर्स और जितना मोमेंटम से इसे ये टच करेगा उतना ही दूर क्या होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ से ऐसे आएगा तो ये क्या होगा, ये इसे यहाँ से ऐसे इसे यहाँ पे टच करेगा और इसे धक्का देगा, कोलिजन करेगा, संघट करेगा, तो ये उतना ही माध्य स्थिति से जाएगा। तो यही क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। जैसे आप अगर दीवार पे पंजे से मारते हैं तो आपको चोट का एहसास न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार ही होता है। यानी कि आपने जितना फोर्स दीवार पे लगाया, ठीक है, उतना ही दीवार क्या करता है, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो आपको चोट लगती है। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण दिया है। माना कि 2 पिंड अ तथा ब हैं जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। यदि पिंड अ पर पिंड ब द्वारा आरोपित बल फ अ है तथा पिंड ब पर पिंड अ द्वारा आरोपित बल फ ब है, तब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हमेशा क्या होगा। मान लीजिए एक सेकेंड, ये हिंदी में दिया है, इंग्लिश में आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक, और ये दूसरा पिंड है। ये पिंड ए है और ये पिंड बी है, चाहे इसको पिंड अ कहिए चाहे इसको पिंड ब कहिए। तो क्या कर रहा है, एक दूसरे पे ये क्या कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। तो पिंड अ पर यानी कि पिंड ए पर क्या कर रहा है, ये बल लगा रहा है, ठीक है। पिंड अ पर पिंड ब द्वारा क्या है, आरोपित बल फ अ है। तो मान लीजिए ये बी जो है, ये कौन फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी लगा रहा है। और जो ये पिंड ए है, ये क्या लगा रहा है, एफ बी ए लगा रहा है। तो ये एक दोनों के दूसरे विपरीत है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। उतना ही फोर्स इक्वल अमाउंट में, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसीलिए माइनस का ये साइन है। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया। जब आप रिएक्शन कर रहे हैं इस पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पे, तो इसको एक एक्शन हो गया और एक दूसरा पिंड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के संबंध में 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। तो पहला तथ्य क्या है, हम यह नहीं जान सकते हैं कि अमुक बल क्रिया है तथा अमुक बल प्रतिक्रिया है। हम केवल यह जान सकते हैं कि एक बल क्रिया है तथा दूसरा प्रतिक्रिया है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, एक ही पर नहीं। उपर्युक्त उदाहरण में एक बल फ अ ब क्रिया या प्रतिक्रिया पिंड अ पर लग रहा है, जबकि दूसरा फ ब प्रतिक्रिया या क्रिया पिंड ब पर लग रहा है। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रमुख उदाहरणों को विवरण निम्नलिखित हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया पे
न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका एग्जाम्पल देखिए। जो बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हम पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? इसका कारण है जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है, यानी कि जब बल जितना फोर्स ये जो बंदूक क्या करता है गोली को धक्का लगाने में अंदर राइफल से बाहर करने में लगाता है, उतनी ही तेजी से हमें झटका लगता है। तो ये उसका बल जितना उससे लगाएंगे उतना ही गोली क्या करता है झटका देता है। तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। तो जो घोड़ा होता है आप लोग देखे होंगे वो क्या करता है, जो टांगा होता है आगे चलता है तो क्या करता है अपने पैर को क्या करता है पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, यानी कि अपने पैर को आगे बढ़ाता है तो पृथ्वी अपने आप पीछे जाती है। कहने का मतलब ये है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है। ये देखने में तो फ्रिक्शनल लग रहा है लेकिन एग्जैक्ट यही होता है। मान लीजिए ये घोड़े का जो पैर है ऐसे ऐसे जब ये चल रहा है, जो ये घोड़ा का जो पैर है ये क्या कर रहा है पृथ्वी अब ऐसे मान लीजिए घोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो जब घोड़ा आगे बढ़ रहा है तो ये जो भूमि है ये पीछे हो रहा है। तो जितना ये आगे जितना फोर्स से लगा रहा है वो उतना ही फोर्स से ये पृथ्वी क्या हो रही है पीछे की ओर बल लगा रही है, तथा गाड़ी क्या होती है आगे बढ़ जाती है। यानी कि जब टांगे को जब घोड़ा खींचता है तो किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है, यानी कि कोई व्यक्ति नाव में बैठ के कूदता है, तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेलता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो अपने पैर से क्या करता है वो नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे की ओर बल लगाती तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं, जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना। जैसे मान लीजिए ये जो रॉकेट होता है जो प्रक्षेप किया जाता है, ये रॉकेट ये आगे फोर्स होता है तो आगे एक्शन होता है, तो ये जो फ्यूल निकलता है ये क्या करता है इसी के माध्यम से रिएक्शन होता है। तो ये जितना फोर्स ऊपर लगता है उसी का उल्टा एंड अपोजिट डायरेक्शन में नीचे फोर्स लगता है, तो रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना। जब व्यक्ति कुएं से पानी खींचता है बाल्टी में तो रस्सी जब टूटता है तो जितना फोर्स व्यक्ति खींचा रहता है खींचने में लगाया रहता है, जब रस्सी टूटता है तो उतना ही बल रस्सी बाल्टी के माध्यम से इधर करती है तो व्यक्ति गिर जाता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना है। आप ऊंचाई से कूदेंगे तो जितना फोर्स और जितना परिमाण लेकर कूदेंगे उतना ही फोर्स और परिमाण बैलेंस करने के लिए पृथ्वी आपके ऊपर लगाती है या किसी सरफेस पे, तो आपको चोट लगती है। तो ये सब न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हो गए। प्रश्न नंबर 22 है, घर्षण बल किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुएं रफ बॉडीज के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। अगर ये घर्षण बल नहीं रहेगा तो सब चीज़ें फिसलती रहेंगी जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करते हैं। तो बल जो सदैव वस्तु की संभावित गति या खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है घर्षण बल कहलाता है। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को अस्थैतिक घर्षण कहा जाता है। तो जो दो सतहों के बीच जो सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को क्या कहते हैं, अस्थैतिक घर्षण कहा जाता है। जिस समय सतहों में सापेक्ष गति होती है इनके मध्य घर्षण बल को गतिज ऊर्जा घर्षण कहा जाता है। तो घर्षण के प्रकार देखिए क्या होता है। तो घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। तो घर्षण तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला अस्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा आपका सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा आपका लोटनी घर्षण। तो चलिए पढ़ते हैं। अस्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन, यदि जमीन पर लकड़ी का बड़ा गुटका रखा जाता है तथा उसे खिसकाने हेतु बल लगाया जाए तो वह नहीं खिसकता है, अतः दोनों सतहों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। इस घर्षण बल को ही अस्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। मान लीजिए जमीन पर आप एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा रख देते हैं तो उसे खिसकाते हैं तो खिसकता नहीं है। तो क्यों वो नहीं खिसक रहा है,
तो जमीन और उस लकड़ी के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, साइंस की भाषा में स्थैतिक घर्षण, यानी कि स्थिति के कारण घर्षण हुआ है उसमें, स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर तथा दिशा बल के विपरीत होता है। तो जो इसका परिमाण होता है क्या होता है, बल के बराबर होता है। जितना बल आप लगाएंगे उतना ही विपरीत दिशा में बल जमीन लगाती है, तो नहीं खींच सकता है। दूसरा क्या है, सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग समझते ही आप लोग। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु पर एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण कहलाता है। जैसे वाटर पार्क में अगर आप लोग मान लीजिए ऐसे ये जो नाली बनी होती है उसमें आप तैरते हुए आ रहे हैं, जो आप स्लाइड कर रहे हैं, तो आपके और जो प्लास्टिक वाला जो वो होता है उस पर जब सरका जाता है, बीच में क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है, तो इसीलिए दिक्कत होता है, ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है। यानी कि किसी बिना पहिए का गाड़ी उसे ज़मीन पर खींच रहे हैं तो क्या होता है, वो सर्पी घर्षण यानी कि सरकते हुए जाता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, लोटनी घर्षण, रोलिंग। लोटनी मतलब लोट जाना, यानी कि घर्षण यानी कि रोलिंग यानी कि लुढ़कते हुए। जैसे मान लीजिए पहाड़ पर से कोई गिर रहा है पत्थर, तो लुढ़कते हुए आता है, तो वही क्या हो जाएगा, लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहा जाता है। जैसे समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनी घर्षण कहलाता है। जैसे ये जो कार हो गया या किसी भी वाहन का जो पहिया होता है, ये क्या होता है, जमीन के साथ क्या करता है, ऐसे ये ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए चलता है ना आगे चक्का, ऐसे ऐसे, तो ये क्या रहा, तो जमीन और चक्के के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। इस प्रकार हमने 22 प्रश्नों तक पढ़ लिया है इस लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो ना पसंद आए वो कमेंट करते रहिए, और जो पसंद आए वो भी कमेंट करते रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू।